हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इंडियन पॉलिटी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। 13 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और आपको अपने प्रैक्टिस सेट ये लगाने हैं। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। अपना जो भी सब्जेक्ट है आपको इंडियन पॉलिटी का, उसे रिवाइज कीजिए, अपने जो भी नोट्स बनाया हुआ है और इन क्वेश्चन को लगाइए। आपका कंप्लीट वो चैप्टर तैयार हो जाएगा, मतलब वो आपका टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट में आप लिख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन है ए समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 25 है उसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। अगर समानता के अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है इन 5 अनुच्छेदों में। हमें आर्टिकल 14 से 18 तक इन 5 अनुच्छेदों के द्वारा हमें समानता का अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है आर्टिकल 301 के तहत। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में दिया गया है प्रत्येक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 29 और 30 में इनका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 29 में भी अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान है और आर्टिकल 30 में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 वो संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। हमारा संविधान हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत किसी भी यानी देश, हमारा जो देश है, राज्य है, वो किसी भी धर्म का ना तो समर्थन करेगा और ना ही किसी भी धर्म का विरोध करेगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य ना तो किसी भी धर्म का समर्थन करेगा और ना ही किसी भी धर्म का विरोध करेगा, बल्कि धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। ये पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है और हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता का वर्णन किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार एक, ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है और ऑप्शन डी कानूनी अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 6 और आर्टिकल 31 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में हमें दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल 300 क्लोज ए में डाल दिया गया है और वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। कुछ किताबों में इसे एनसीईआरटी में इसे संवैधानिक अधिकार भी माना गया है। तो वैसे अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको सही, बिल्कुल सही आपका आंसर होगा वो होगा कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और अगर ऑप्शन में कानूनी अधिकार नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है। तो संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन में कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों दिए हुए हैं तो आपका आंसर होगा कानूनी अधिकार, और अगर ऑप्शन में कानूनी अधिकार नहीं है तो आपका आंसर होगा संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी चिमन भाई मेहता और ऑप्शन डी जीवराज मेहता।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो जिस समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। और इनके जो भी ये उस समिति के अध्यक्ष थे तो इनके नाम पर इस समिति का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन किया गया था 1957 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अशोक मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1977 में, ये भी पंचायती राज से संबंधित कमेटी है। और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है ए, संविधान का 52वां संशोधन कानून। ऑप्शन बी, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून। ऑप्शन सी, संविधान का 42वां संशोधन। और ऑप्शन डी, संविधान का 44वां संशोधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 52वां संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से ही 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, जिसमें दल बदल कानून के बारे में प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। ऑप्शन है ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। वैसे अगर हम देखें तो भारत के संविधान के वृहद होने के ये सभी कारण हैं। इन सभी कारणों से भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान हो गया है, लेकिन हमें इन चारों में से कोई एक बताना है। ये कई बार होगा कि चारों ही ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आपको उनमें से सबसे सही बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, क्योंकि हमने अनेक देशों के संविधानों से कई चीजों को लिया है। इसके कारण भी भारत का संविधान विश्व का सबसे वृहद संविधान है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें सबसे सही आंसर होगा इसका, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कि भारत के संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 51 संविधान है। अमेरिका में 50 राज्य हैं तो वहां पर 51 संविधान है। 50 राज्यों के अपने अपने संविधान और एक केंद्र का संविधान है। लेकिन हमारे यहाँ पर केवल एक ही संविधान है, राज्यों का अलग से अपना कोई संविधान नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान के इतने वृहद होने का कारण है क्योंकि यहाँ संघ और राज्य सरकारों का एक ही संविधान है। इसलिए इसका सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन है ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में। यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इन दोनों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। जैसे संविधान की प्रस्तावना में वर्णन किया गया है कि हम अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता, ये सब प्रदान करने के लिए उसमें वर्णन किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श हैं। इसीलिए कल्याणकारी राज्य का विचार हमें प्रस्तावना में पाया जाता है। और साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 38 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि राज्य
लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। यह आर्टिकल 38 में वर्णन किया गया है। इसीलिए कल्याणकारी राज्य होने का विचार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही पाया जाता है। हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर ऑप्शन में डी दोनों नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ए बी सी डी दो 4 हैं ऑप्शन ही है, उसमें ए और सी दोनों नहीं दिया हुआ है, तो आपका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा आर्टिकल 38 के तहत। इसीलिए अगर आपको केवल एक ही चुनना पड़े, संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आपका सबसे सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, यानी इंडिया इज अ रिपब्लिक, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। वैसे सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये कथन हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन हमारे बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा वो आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा कि भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो चुना जाएगा प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से चुना जाए, लेकिन वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? संविधान का मौलिक लक्षण यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी, केशवानंद बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ। और ऑप्शन डी, वासन बनाम भारतीय संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद बनाम केरल राज्य। 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस 1973 मामले में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे पहले मौलिक लक्षण यानी कि संविधान के मौलिक लक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये ध्यान रखिएगा कि हमारे मूल संविधान में मूल ढांचा या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई भी प्रावधान नहीं था, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की उपज है। मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट की उपज है, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में, ये मुकदमा ध्यान रखिएगा, चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य भी कहते हैं। इस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ऑप्शन है ए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। और ऑप्शन डी मान लीजिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य, ये 1951 का मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। आर्टिकल 15 में वर्णित है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इस आर्टिकल 15 का जो मौलिक अधिकार है, इसे चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद संशोधित किया गया था। इस मामले में कहा गया था कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और तब आर्टिकल 15 क्लोज 4 और आर्टिकल 16 क्लोज 4 जोड़े गए थे, जिसमें राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 में जो वर्णन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। तो आर्टिकल 21 व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है उसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी सम्मिलित है। वैसे आर्टिकल 21 का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है, इसमें कई अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाल दिया गया है, जिसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आवास का अधिकार, भोजन का अधिकार, इस प्रकार के कई अधिकारों को आर्टिकल 21 का भाग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है। तो विदेश यात्रा का अधिकार ये संरक्षण प्रदान किया गया है इसे आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी विधिक अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं वो हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आर्टिकल 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? ऑप्शन है ए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। जो लोकसभा का सचिवालय है वो सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही नियंत्रित होता है। और आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालयों के बारे में प्रावधान किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो सीधे ही लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। आर्टिकल 66 क्लोज 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के माध्यम से उपराष्ट्रपति को आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। और ऐसे मतदान में जो मतदान होता है, ऐसी प्रणाली में मतदान गुप्त होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है ए 19, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 में प्रावधान किया गया है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 क्लोज 1 में वर्णन है कि धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 30 के माध्यम से यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ राज्यपाल से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 155 के तहत, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल सही है। राज्यपाल के बारे में, एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। सामान्यतः अगर माना जाए तो वो 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल के बारे में ये कथन गलत है, क्योंकि राज्य की व्यवस्थापिका यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं और सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से हटाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल उन्हें नहीं हटा सकता। और एक और पॉइंट यह ध्यान रखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए जो राज्यपाल की न्यूनतम आयु है वो है 35 साल। 35 वर्ष का आपको होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ऑप्शन बी, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन सी, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। और ऑप्शन डी, अपने सभापति को अपदस्थ करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। आर्टिकल 312 के तहत ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 312 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? ऑप्शन है ए, संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी, वित्त विधेयक। ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। और ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक के संबंध में ही भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। और दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत। साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आर्टिकल 118 क्लोज 4 के तहत। ध्यान रखिएगा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है आर्टिकल 118 क्लोज 4 के तहत, और ये साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाई जाती है। अगर किसी साधारण विधेयक को किसी एक सदन के द्वारा पारित कर दिया गया है और फिर दूसरे सदन के द्वारा उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, या फिर उसे 6 महीने तक उस अपने पास रोक कर रखा गया है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है वो है मध्य प्रदेश राज्य। ये कितने निर्वाचित करता है? 6 सदस्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के ये निर्वाचित करता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है वो है मध्य प्रदेश, कुल 6 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? ऑप्शन है ए, 1948 में।
ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1967 में। राज्यपाल को पहले जम्मू कश्मीर में सदर रियासत कहा जाता था। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो सदर रियासत का पदनाम बदलकर कब राज्यपाल किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1967 में। जम्मू कश्मीर का जो सदर ए रियासत पदनाम था वो राज्यपाल कर दिया गया था 1967 में। और वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद कहाँ वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन है ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में और ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी न्यायालय में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उन्हें इससे बैन किया गया है, उन्हें इस पर प्रतिबंध किया गया है, उन्हें सेवानिवृत्ति से मतलब उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत करने से रोका गया है। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन है उसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो हमारी राज्य सूची है स्टेट लिस्ट है। राज्य सूची में हमारे कुल 61 विषय हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। जो हमारी संघ सूची है, संघ सूची में कुल 100 विषय हैं वर्तमान में और समवर्ती सूची में हमारी कुल 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। एक मिनट, सॉरी ये उल्टा हो गया है, एक मिनट रुकिए। जो हमारी संघ सूची है, संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में कुल 61 विषय हैं। जो समवर्ती सूची है इसमें कुल 61 विषय हैं और राज्य सूची में कुल 52 विषय हैं। ये उल्टा कर दिया था मैंने, राज्य सूची में 52 विषय हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची है उनमें से किसका उल्लेख है? ऑप्शन है ए शिक्षा, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी रेलवे पुलिस और ऑप्शन डी वन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेलवे पुलिस। जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो रेलवे है वो संघ सूची का विषय है लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। जबकि शिक्षा, विद्युत और वन ये तीनों ही समवर्ती सूची के विषय हैं। इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा, वन और विद्युत ये तीनों ही समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जैसे अनुच्छेद 371 में है गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 371 क में है नागालैंड के बारे में, अनुच्छेद 371 ख असम के बारे में, अनुच्छेद 371 ग मणिपुर के बारे में है, अनुच्छेद 371 अण में आंध्र प्रदेश के बारे में है, अनुच्छेद 371 च में सिक्किम के बारे में है। इस प्रकार से आर्टिकल 371 में कई राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की परमादेश यानी कि जो मैंडमन्स की रिट है वो जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है
उच्च न्यायालय इन सभी अधिकारों के तहत रिट जारी कर सकता है। इन सभी अधिकारों के क्षेत्र में रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है आर्टिकल 226 के तहत। उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की शक्ति है वो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार, इन तीनों ही अधिकारों के अंतर्गत आती है। ये तीनों ही अधिकार उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट की परमादेश जारी करने की शक्ति है वो केवल मौलिक अधिकार उसके अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, इन सभी अधिकारों के आधार पर रिट जारी कर सकता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखिएगा, कुल 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, दूसरी होती है मैंडमस यानी कि परमादेश, हम आदेश देते हैं। तीसरी है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, रोक लगाना। चौथी होती है उत्प्रेषण यानी कि टू बी सर्टिफाइड, पूरी तरह से सूचित कीजिए। और पांचवी होती है क्यो वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा, आपको क्या अधिकार है, किस अधिकार से आप किसी पोस्ट पर या किसी शक्ति के अधीन है। ये 5 प्रकार की रिटें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। हमें बताना है कि संघ सूची में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी जनगणना और ऑप्शन डी गैस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैस। गैस संघ सूची का विषय नहीं है, गैस राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा, गैस राज्य सूची का विषय है। जबकि बैंकिंग, जनगणना और बीमा ये तीनों ही संघ सूची के विषय हैं। इन तीनों को भी आप ध्यान रखिएगा, बैंकिंग, बीमा, जनगणना तीनों संघ सूची के विषय हैं, जबकि गैस राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में कुल 52 विषय हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 14 था। 13 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं करंट अफेयर्स के लिए कि करंट अफेयर्स का भी PDF डाला जाए, तो उसकी हम कोशिश करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे PDF बनाने की, तब उसे भी स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आप अपना पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। इनसे लगभग आपको पॉलिटी से सीधे 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डायरेक्ट 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 20 से कम तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, 20 से एक्स्ट्रा ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आपको मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।